औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, तो चलें शुरू करते हैं अपना इलेक्ट्रोडायनामिक्स का स्पेशल लेक्चर नंबर 4। और इस लेक्चर नंबर 4 में हम जो है वो प्रॉब्लम एक फ़र्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये प्रॉब्लम है ग्रिफ़िथ की एग्ज़ाम्पल है, ग्रिफ़िथ एग्ज़ाम्पल 4.2, और ये है पेज 174 पे। तो इसकी स्टेटमेंट ये है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है प्रोड्यूस बाय द यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस आर की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसका सॉल्यूशन जो है वो आप देखते हैं। अब हम जो है वो z एक्सिस को चूज़ करते हैं कि जो कंसाइंड करेंगे विद द डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन। वी विल चूज़ द z एक्सिस which will coincide with the direction of polarization। ठीक है जी, हम एक z एक्सिस चूज़ करेंगे जो कि डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन से कोइंसाइड करेगा, एज शोन इन फिगर 1। एज शोन इन फिगर 1। ठीक है जी, अब ये देखें कि ये फिगर 1 है, ये एक स्फीयर है जिसका ये रेडियस r है, और यहाँ पर ये एक n नॉर्मल यूनिट वेक्टर है। ये z एक्सिस हैं, यहाँ से एंगल थीटा बन रहा है, और दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, ये फिगर 1। तो आप क्लियरली यहाँ से ये देख सकते हैं कि जो पोलराइजेशन की डायरेक्शन है, पोलराइजेशन की डायरेक्शन जो है वो अलोंग द z एक्सिस है। ठीक है जी, पोलराइजेशन जो है वो z एक्सिस के लॉन्ग है, यानी कि हमने पैरेलल टू z एक्सिस जो है वो पोलराइजेशन को लिया है। ये एक स्फीयर है जिसका रेडियस r है, ये कैपिटल R का है। ठीक है जी, अब यहाँ पर जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो बी है इज 0। द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो बी इज इक्वल टू 0। जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो बी है ये 0 के बराबर है, क्योंकि पी जो है वो यूनिफॉर्म है। सिंस पी इज यूनिफॉर्म, यानी कि पी के अंदर पोलराइजेशन यूनिफॉर्म है, एक जैसी, इसमें कोई चीज़ चेंज नहीं हो रही। लेकिन बट वेयर थीटा, अब यहाँ पर ये जो थीटा एंगल बन रहा है इज द यूजुअल स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। ये एक स्फेरिकल कोऑर्डिनेट है, क्योंकि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं उनके अंदर r, थीटा और फाई, तो r भी आ रहा है और थीटा भी आ रहा है, तो ये एक स्फेरिकल कोऑर्डिनेट है। अब जो
जो फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है चार्ज डेंसिटी पी कॉस थीटा की वजह से, द फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चार्ज डेंसिटी। अब फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है चार्ज डेंसिटी, कौन सी? सरफेस चार्ज डेंसिटी की वजह से, और वो कितना है? सिग्मा बी पी डॉट एन। तो इसको आप लिख सकते हैं पी एन कॉज ऑफ थीटा, ठीक है जी। और एन यूनिट वेक्टर तो आपको पता है कि इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा पी कॉस थीटा। तो दैट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। और ये सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है ये प्रोड्यूस हो रही है ओवर द सरफेस, इज प्रोड्यूस्ड ओवर द सरफेस ऑफ द स्फीयर। और ये सरफेस ऑफ स्फीयर जो है ये उसके ऊपर प्रोड्यूस हो रही है, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बी है। अब जो पोटेंशियल है इस किस्म की कॉन्फ़िगरेशन का, ये पोटेंशियल आप ऑलरेडी जो एग्जांपल 3.9 है ग्रिफिथ की उसके अंदर कैलकुलेट कर चुके हैं, इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल। तो वो पोटेंशियल जो है इसको हम यहाँ पर डायरेक्टली इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है जी। तो वो पोटेंशियल जो है, द पोटेंशियल ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन, अब जो पोटेंशियल है इस कॉन्फ़िगरेशन का वो होगा V ऑफ आर थीटा। V ऑफ आर थीटा P ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट R cos ऑफ थीटा फॉर R लेस देन इक्वल टू R। और दूसरा होगा P ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट R क्यूब ओवर R स्क्वायर cos ऑफ थीटा फॉर R ग्रेटर देन इक्वल टू R। ठीक है जी। ये अब यहां पर जो R cos ऑफ थीटा है वो Z के बराबर है। R cos of theta is equal to Z. The field inside the sphere is uniform. तो फील्ड इनसाइड द स्फीयर जो है वो यूनिफॉर्म है और Z जो है वो R cos थीटा के बराबर है। अब यहाँ पर आप देखें कि E इज इक्वल टू माइनस डेल V। तो अगर आप ये V की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें, माइनस डेल इनटू पहले नंबर पर है P ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट R cos ऑफ थीटा। ठीक है, ये किसके लिए? फॉर R लेस देन इक्वल टू R। और यहाँ पर R cos ऑफ थीटा जो है वो Z के बराबर है, तो E माइनस डेल P ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट Z यूनिट वेक्टर। क्योंकि R cos थीटा जो है वो Z के बराबर है, तो P ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट Z
बल्कि इसको कहें कि ये z के बराबर आ जाएगा। तो अब p की जो डायरेक्शन है वो अलॉन्ग z है, तो ये साथ इसके z यूनिट वेक्टर भी आएगा। तो इसका आप डेरिवेटिव जो आप लेंगे वो डेरिवेटिव इसका होगा ई माइनस करली ओवर करली z p ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट z यूनिट वेक्टर। तो z तो ख़त्म हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो p ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस z यूनिट वेक्टर, ये निकल आएगा फॉर r लेस देन r के लिए। और z यूनिट वेक्टर 1 है का मैग्नीट्यूड, तो माइनस p ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट निकल आएगा फॉर r लेस देन r के, यानी कि स्फीयर के इनसाइड जो है ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल आएगी। अब आउटसाइड द स्फीयर जो है वो पोटेंशियल जो है वो आइडेंटिकल है इज दैट ऑफ द डाइपोल एट द ओरिजिन। ठीक है, वो बिल्कुल सेम आपके पास पोटेंशियल निकलता है कि जैसे डाइपोल का होता है एट द ओरिजिन। तो outside the sphere the potential is identical, तो पोटेंशियल जो है वो आइडेंटिकल होगा टू दैट ऑफ ए perfect dipole at the center, यानी कि v1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p डॉट r यूनिट वेक्टर डिवाइड बाई r स्क्वायर फॉर r ग्रेटर देन r, ये आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू होगी। ठीक है जी, अब हमने यहाँ से इस पोटेंशियल की वैल्यू से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए you will have to again take E is equal to minus del V, तो E is equal to minus del V। अब ये वाली जो इक्वेशन है इसको लिख सकते हैं V1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos ऑफ थीटा ओवर R स्क्वायर। ठीक है जी, और ये V ऑफ आर थीटा जो है ये कन्वर्ट होता है इन दी टर्म्स ऑफ पोलराइजेशन, यही वाला V ऑफ आर थीटा इट विल बी कन्वर्टेड इनटू P ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट R क्यूब ओवर R स्क्वायर cos ऑफ थीटा। तो ये cos ऑफ थीटा के बराबर आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें कि अब ये वैल्यू जो है इसको
कोसाइन ऑफ थीटा का जो एंगल यहाँ पर आ रहा है, तो अगर हम इसको आर से मल्टीप्लाई और आर से डिवाइड कर दें तो पी ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट ठीक है जी, आर क्यूब ओवर आर स्क्वायर आर कॉज ऑफ थीटा। तो वी ऑफ आर थीटा पी ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब ओवर आर क्यूब। अब आर कॉज ऑफ थीटा जो है वो जेड यूनिट के बराबर है। आर कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू जेड। ठीक है, अब हमने ये जो हमारे पास इक्वेशन आ गई है इसको सॉल्व करना है, यानी कि इसका ई माइनस डेल वी जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। अब v ऑफ आर थीटा आपके पास p ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब जेड यूनिट वेक्टर आ गया। इसको ये p इसके ऊपर ये डाल ही वेक्टर। नाउ e इज इक्वल टू माइनस डेल वी, तो e इज इक्वल टू माइनस करली ओवर करली आर p ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब ओवर आर क्यूब जेड यूनिट वेक्टर। ठीक है जी, यहाँ से अब आप देखें कि इसका आपने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू आर, तो e माइनस पी ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब और ये आर ऊपर जाएगा माइनस 3 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 1 जेड यूनिट वेक्टर। ठीक है जी, तो ये ई आपके पास आ जाएगा, ई इज इक्वल टू पी आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर माइनस 2 डिवाइडेड बाई माइनस 2 जेड यूनिट वेक्टर। तो E इज इक्वल टू ये माइनस इस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो 2 पी आर क्यूब 2 3 एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर आर स्क्वायर जेड यूनिट वेक्टर। ठीक है जी, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर आप देखें कि अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर दूँ, 4 पी आर क्यूब 4 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर आर स्क्वायर जेड यूनिट वेक्टर। ठीक है जी, तो हमें पता है कि जो पोलराइजेशन होती है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होती है। तो P यहाँ पर P वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब।
ठीक है जी। तो यहाँ से P आपके पास आ जाएगा P इंटू 4/3 πr⁵। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास P की वैल्यू जो है वो निकल आएगी। अब आप इसको इसमें कन्वर्ट करें इस वैल्यू के अंदर, ये जो ऊपर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकला हुआ है, तो आप देखें कि E इज इक्वल टू 4/3 πr⁵, और यहाँ पर आप इसको पाई से मल्टीप्लाई और पाई से ही डिवाइड भी कर देंगे। तो यह आ गया 4/3 पाई इंटू P। ठीक है जी, इसको पाई से मल्टीप्लाई और पाई से डिवाइड किया, तो डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई पाई। और साथ में एप्सिलॉन नॉट 1/r²। ठीक है, ये वैल्यू जो है वो आ जाएगी, और साथ इसके z यूनिट वेक्टर। तो अब ये वाला सारा जो है ये तो डाइपोल मोमेंट बन जाएगा, E इज इक्वल टू P, ये तो सारा डाइपोल मोमेंट बन गया, और डिवाइडेड बाई 4 दूने 8 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r² z यूनिट वेक्टर। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आई है फॉर r ग्रेटर दैन इक्वल टू r। ठीक है, ये आपके पास रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है, और ये जो यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर है इसका ये जो यूनिफॉर्म फील्ड है वो कुछ इस तरह का आएगा। ठीक है जी, ये फील्ड आपके पास आ रही है ऐसे। ठीक है जी, ये फील्ड जो है आपकी बन रही है, और इधर से भी ये नीचे लाइनें आएंगी, ऊपर से भी ये, इसको कह दें फिगर 2। ठीक है जी, तो ये आपके पास जो है जो यूनिफॉर्म स्फीयर है ये उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। द फील्ड ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर
is shown in figure 2। इसको फिगर 2 के अंदर शो किया गया। ठीक है डियर, तो ये आपने पोलराइजेशन के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक चार्ज स्फीयर के लिए फाइंड करनी थी, इनसाइड और आउटसाइड। तो ये हमने प्रॉब्लम जो है करके देख लिया, और ये प्रॉब्लम जो है ये ग्रिफिथ की एग्जांपल है, एग्जांपल 4.2। तो नो नेक्स्ट अब हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है वो हमने कहना था फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक के आउटसाइड तो हमने फील्ड जो है वो कैलकुलेट करके देखी है, लेकिन अब इनसाइड जो है फील्ड वो किस तरह एक्ट करती है उसको ज़रा हमने डिस्कस करना है। तो द फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, इनसाइड जो है वो डाइलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। The electric field inside the matter is very complicated on the microscopic level. The electric field inside the matter at microscopic level is very complicated. तो माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर जो फील्ड है इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक वो काफ़ी माइक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब होता है एटॉमिक लेवल पर, छोटे लेवल पे वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप सपोज करें कि आप इलेक्ट्रॉन के बहुत नज़दीक हैं, इफ़ you are very near to electron, ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रॉन के बहुत नज़दीक हैं तो फील्ड जो है वो बहुत लार्ज या जाइगेंटिक होगा। द फील्ड इज़ वेरी लार्ज, तो इलेक्ट्रॉन के करीब फील्ड बहुत लार्ज होगा, जाइगेंटिक होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इससे अवे मूव करें, वेयर एज शॉर्ट डिस्टेंस अवे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन से परे जाएं, दूर जाएं, इट मे बी स्मॉल, ये हो सकता है कि स्मॉल हो जाए, इट मे बी small or point in different directions, ठीक है, or point in totally different directions। ठीक है जी, तो अगर आप जो है वो फील्ड अगर तो इलेक्ट्रॉन के नज़दीक है तो फिर तो फील्ड जो है वो बहुत लार्ज होगा, जाइगेंटिक होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन से मूव करें तो इसकी वैल्यू कम होगी और ये टोटली पॉइंट करेगा डिफरेंट डायरेक्शन में, यानी कि मुख्तलिफ डायरेक्शंस में फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब जब एटम जो है वो मूव अबाउट करते हैं, व्हेन the atoms move about, तो जब एटम्स जो हैं वो मूव करते हैं, द फील्ड विल हैव altered entirely, तो फील्ड मुकम्मल तौर पे बदल जाता है। द फील्ड विल हैव altered entirely, तो फील्ड जो है वो मुकम्मल तौर पर, यानी कि जब एटम्स मूव करते हैं तो फील्ड मुकम्मल तौर पर चेंज रहता है, हो जाता है, यूनिफॉर्म नहीं रहता, उसके अंदर चेंजेस जो हैं वो आ जाती हैं।
अब ये जो ट्रू माइक्रोस्कोपिक फील्ड है इसको तो कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है। इट इज impossible to calculate the true microscopic field। तो ये जो माइक्रोस्कोपिक फील्ड है, ट्रू माइक्रोस्कोपिक फील्ड है, इसको तो कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हम जो वी कैन इग्नोर, अब यहां पर हम इग्नोर करते हैं बम्प्स एंड रिंकल्स, और जो रिंकल्स हैं इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मैटर, in the electric field inside the matter। तो ये जो हम बम्प्स और रिंकल्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इनसाइड द मैटर, इनको हम इग्नोर कर सकते हैं और कंसंट्रेट करते हैं ऑन द मैक्रोस्कोपिक फील्ड एंड कंसंट्रेट on the macroscopic field। और मैक्रोस्कोपिक यानी कि जो बड़े लेवल के ऊपर फील्ड होता है उसके ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, क्योंकि इनसाइड जो है वो फील्ड को कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है। तो जो इनसाइड ये रिंकल्स और बम्प्स आ रहे होते हैं, जो ओवरऑल अनयूनिफॉर्मनेस आ रही होती है, इसको हम इग्नोर कर देते हैं और मैक्रोस्कोपिक फील्ड जो है उसकी तरफ हम कंसंट्रेट करते हैं। अब ये जो है इस फील्ड को हम डिफाइन कर सकते हैं, ये जो मैक्रोस्कोपिक फील्ड की हमने बात की है, दिस इज डिफाइंड एज, इसको आप डिफाइन कर सकते हैं द एवरेज फील्ड ओवर द रीजन, द एवरेज फील्ड ओवर द रीजन, किसी रीजन के ऊपर जो एवरेज फील्ड है लार्ज इनफ टू कंटेन मैनी, large enough to contain many thousand of atoms। ठीक है कि लार्ज इनफ हो कि जिस पे आप लार्ज नंबर ऑफ एटम्स को कंटेन कर सकें, जिसकी वजह से जो अनइंटरेस्टिंग माइक्रोस्कोपिक फ्लक्चुएशंस हैं, सो दैट द अनइंटरेस्टिंग माइक्रोस्कोपिक फ्लक्चुएशंस आर इग्नोर्ड। तो यहाँ पर जो माइक्रो लेवल के ऊपर जो अनइंटरेस्टिंग फ्लक्चुएशंस आ रही हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं और ये इंश्योर करते हैं दैट वी डू नॉट कि हम जो लार्ज स्केल वेरिएशंस हैं उनको ख़त्म नहीं करते। ठीक है, जो माइक्रोस्कोपिक पर उनको तो ख़त्म कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, लेकिन एंड
इंश्योर, और ये इंश्योर करते हैं दैट वी डू नॉट रिमूव, कि हम रिमूव नहीं करते एनी significant large scale variations in the field. तो बेसिकली जो ये मैक्रोस्कोपिक फील्ड क्या है, ये मैक्रोस्कोपिक फील्ड जो है ये एक रीजन है जो कि इतना ज़्यादा रीजन है एनफ है कि उसके अंदर मैनी थाउजेंड ऑफ एटम्स जो हैं वो समा सकते हैं, और इसके अंदर हम जो अनइंटरेस्टिंग माइक्रोस्कोपिक फ्लक्चुएशंस हैं फील्ड की उनको इग्नोर कर देते हैं, और ये इंश्योर करते हैं कि जो हमारे पास वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लार्ज स्केल पर हैं यानी कि माइक्रोस्कोपिक स्केल पर हैं उनको हम निगलेक्ट नहीं करते। तो बेसिकली अब हम यहाँ पर जो माइक्रोस्कोपिक फील्ड है इसका मतलब है कि दैट इज द फील्ड इनसाइड द मैटर। द मैक्रोस्कोपिक is basically the field inside the matter। तो इसका मतलब है कि अब ये माइक्रोस्कोपिक फील्ड जो है इसको हम फील्ड कंसिडर कर रहे हैं इनसाइड द मैटर। ठीक है जी, दिस मैक्रोस्कोपिक फील्ड इज बेसिकली द फील्ड इनसाइड द मैटर। तो अब हम क्या करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं मैक्रोस्कोपिक फील्ड को एट सम पॉइंट आर। नाउ वी कैलकुलेट द मैक्रोस्कोपिक field at some point or within the डाइलेक्ट्रिक। अब इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर किसी पॉइंट आर के ऊपर हम इस मैक्रो फील्ड जो है माइक्रोस्कोपिक फील्ड जो है इसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि एवरेज करेंगे मैक्रोस्कोपिक फील्ड को ओवर ए वॉल्यूम। नाउ वी विल एवरेज द मैक्रोस्कोपिक फील्ड ओवर ए वॉल्यूम। तो एक वॉल्यूम के ऊपर इस मैक्रोस्कोपिक फील्ड को हम एवरेज करेंगे। सो वी ड्रा ए स्मॉल स्फीयर अबाउट आर। तो आर के अबाउट एक स्मॉल स्फीयर ड्रा करेंगे। सो वी विल ड्रा ए स्मॉल स्फीयर अबाउट आर। तो ये जो आर है, अच्छा ये आर जो है ये बेसिकली पॉइंट है, तो इसको आपने क्या कर लेना है, इसको आपने बोल्ड कर लेना है। ये एक पॉइंट है, ये डिस्टेंस नहीं है, ये पॉइंट है। इधर भी मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, ये आर।
तो इस आर के ऊपर जो है, इस आर के अबाउट आप एक स्मॉल स्फीयर जो है वो ड्रा कर लेना है। अब इसका जो रेडियस है वो 1000 टाइम्स है द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। इट्स रेडियस इज 1000 टाइम्स इसका रेडियस जो है वो 1000 टाइम्स है द साइज ऑफ मॉलिक्यूल, साइज ऑफ मॉलिक्यूल से। ठीक है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल मुकाबले में ये 1000 टाइम्स बड़ा है। तो अब जो माइक्रोस्कोपिक फील्ड एट आर देन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। ठीक है, अब जो माइक्रोस्कोपिक फील्ड है पॉइंट आर के ऊपर, द मैक्रोस्कोपिक फील्ड एट पॉइंट आर, इसको बोल्ड कर दें आर को। तो ये पॉइंट आर के ऊपर जो मैक्रोस्कोपिक फील्ड है कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। इसके दो पार्ट्स हैं, द एवरेज फील्ड ओवर द स्फीयर। पहले नंबर पर जो एवरेज फील्ड है ओवर द स्फीयर ड्यू टू ऑल चार्जेस आउटसाइड। ठीक है जी, द एवरेज फील्ड ओवर द स्फीयर के ऊपर जो फील्ड है उन तमाम चार्जेस की वजह से जो स्फीयर से आउटसाइड है, प्लस द एवरेज ड्यू टू ऑल चार्जेस इनसाइड, और एंड प्लस द एवरेज ड्यू टू ऑल चार्जेस इनसाइड। ठीक है जी, अब जितने चार्जेस आउटसाइड हैं उनके फील्ड की एवरेज और जितने चार्जेस इनसाइड हैं उनके फील्ड की एवरेज। तो ये दो पार्ट हैं इसके फील्ड के, अंदर की फील्ड की भी एवरेज और बाहर जो फील्ड है उसकी भी एवरेज। तो इसका मतलब है कि जो फील्ड है आपके पास वो हो जाएगा ई इन प्लस ई आउट। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें कि इनसाइड और आउटसाइड एवरेज फील्ड। आपके पास अंदर भी फील्ड है और आउटसाइड भी फील्ड है। अच्छा, अब जो एवरेज फील्ड है ओवर स्फीयर, द एवरेज फील्ड ओवर ए स्फीयर, स्फीयर के ऊपर जो एवरेज है प्रोड्यूस्ड, ठीक है जी, कि जो कि प्रोड्यूस होता है बाय द चार्जेस आउटसाइड। जो कि चार्जेस आउटसाइड होते हैं उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है इज इक्वल टू द फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर। तो ये इक्वल होता है उस फील्ड के जो सेंटर पे प्रोड्यूस होता है। और ये चीज़ आपने प्रॉब्लम 3.47 का जो डी पार्ट है, चैप्टर नंबर 3 का 3.47 का डी पार्ट जो है उसके अंदर आपने प्रूव किया। तो अब जो ई आउट है ये फील्ड है एट आर। सो ई आउट इज द फील्ड एट आर। तो ई आउट जो है, इसको ये आर को, ये पॉइंट है इसको कर दे, वो आर के ऊपर फील्ड है ड्यू टू द डाईपोल्स एक्सटीरियर टू द स्फीयर, ड्यू टू द डाईपोल्स एक्सटीरियर
टू द स्फीयर। और ये उन डाइपोल्स की वजह से है जो स्फीयर के बाहर हैं। तो अब जो आपके पास इक्वेशन है वी आउट की, वो इक्वेशन आ जाएगी वी आउट अब इक्वेशन जो वी आउट के लिए है वो इक्वेशन 4.9 जो आपने पढ़ी थी बाउंड चार्जेस के अंदर ग्रिफिथ की, ये हमने इक्वेशन वहाँ पे लिखी थी कि वी ऑफ आर किसी पॉइंट आर के ऊपर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वी पी ऑफ आर प्राइम डॉट आर यूनिट वेक्टर ओवर आर स्क्वायर। ये इक्वेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, जब हमने बाउंड चार्जेस को डिस्कस किया था। तो नाउ अब आप देखें कि हम वी आउट इसके लिए लिख सकते हैं वी आउट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल आउटसाइड, ठीक है जी, और ये आ जाएगा पी ऑफ आर प्राइम डॉट आर यूनिट वेक्टर डी टॉफ प्राइम डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इधर भी डी टॉफ प्राइम। इसको ये राइट डाउन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 जो है वो आ जाएगी। ठीक है, तो डाइपोल्स इनसाइड द स्फीयर नॉट टू क्लोज टू, वो इतने क्लोज नहीं है। द डाइपोल्स इनसाइड द स्फीयर आर नॉट टू क्लोज, इनसाइड द स्फीयर इतने क्लोज नहीं है। तो चूंकि वो एवरेज इनसाइड स्फीयर इतने क्लोज नहीं है तो हमें इन डाइपोल्स की एवरेज फील्ड की ज़रूरत है। सो वी नीड द एवरेज फील्ड ऑफ दीज डाइपोल्स। चूँकि इतने क्लोज नहीं है तो फिर हमें इन डाइपोल्स की एवरेज फील्ड जो है वो रिक्वायर्ड है, और वो जो एवरेज फील्ड है इनसाइड द एवरेज फील्ड इनसाइड इज E in is equal to -1/4 pi epsilon naught P over R cube, P over R cube। ये अब यहाँ पर जो रिलेटिवमेंट क्वांटिटी है वो है टोटल डाइपोल मोमेंट। तो द टोटल, इसको कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3, द टोटल डाइपोल मोमेंट इज। अब टोटल डाइपोल में हमने पीछे अभी निकाला है कि टोटल डाइपोल मोमेंट जो है वो होता है P4/3 पाई आर क्यूब P पोलराइजेशन। ये क्वेश्चन नंबर 4 आ गई। तो इसका मतलब है कि पी इन जो है दैट इज इक्वल टू -1/3 एप्सिलॉन नॉट P के बराबर होगा। तो इतनी फील्ड इनसाइड होगी।
अब हम यहाँ पर ये अजम्पशन लेते हैं कि स्फीयर इज स्मॉल इनफ, ठीक है। नौ इसको कहना है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। नाउ वी टेक द assumption that the sphere, अब हम यहाँ पर ये assumption लेते हैं कि sphere is small enough, इतना छोटा है is small enough that polarization P does not vary, कि इसके अंदर जो पोलराइजेशन P है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता। वेरी significantly over the sphere, कि वो स्फीयर के ऊपर तो इतनी ज़्यादा चेंज नहीं होती ओवर द स्फीयर वॉल्यूम, स्फीयर के वॉल्यूम के ऊपर। तो अब जो इक्वेशन नंबर 2 थी हमारे पास, ठीक है, ये वाली जो हमने लिखी है, so the term left out of the इंटीग्रल 2, इंटीग्रल 2 जो है इसकी जो टर्म लेफ्ट ओवर है कॉरस्पॉन्ड टू द फील्ड, कॉरस्पॉन्ड्स टू द फील्ड, ये कॉरस्पॉन्ड करती है उस फील्ड को एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या निकला है, E इज इक्वल टू -1/3 एप्सिलॉन नॉट P, जो कि E इन आपने निकाला है। तो ये बिल्कुल उसी तरह ही इलेक्ट्रिक फील्ड है कि जो सेंटर पर है किसी स्फीयर के फील्ड। तो अब जो आपके पास मैक्रोस्कोपिक फील्ड है उसको हम किस पोटेंशियल से देते हैं, द मैक्रोस्कोपिक फील्ड is given by the potential, तो मैक्रोस्कोपिक फील्ड जो है वो इसी पोटेंशियल से आप देते हैं V ऑफ R, इस पॉइंट R के ऊपर जो फील्ड है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P ऑफ R प्राइम डॉट R यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर D ऑफ टाउ। इसको कह दें कि ये कोई इक्वेशन नंबर 6 है, ठीक है जी। तो इस पोटेंशियल से आप फील्ड जो है वो इनसाइड कैलकुलेट करते हैं किसी पॉइंट R के ऊपर। तो अब ये जो आपके पास इंटीग्रल आया है where the integral runs over, तो ये इंटीग्रल जो रन ओवर करता है द एंटायर वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक,
ये डाइलेक्ट्रिक के पूरे वॉल्यूम के ऊपर रन करता है, जितना पूरा एंटायर वॉल्यूम है। तो इसका मतलब है कि हमने ये कैलकुलेट किया है द एवरेज माइक्रोस्कोपिक फील्ड। सो वी हैव calculated the average microscopic field तो इसलिए हमने एक एवरेज माइक्रोस्कोपिक फील्ड जो है उसको कैलकुलेट किया है फॉर द पॉइंट्स इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, जिनको कि हमने डाइलेक्ट्रिक के इनसाइड फाइंड किया। ठीक है जी, तो अब ये सारी जो डिस्कशन की है हमने, इस डिस्कशन का अगर हम कंक्लूजन ड्रा करें तो ये सारा पढ़ने के बाद हमें यही पता लगता है कि जो एवरेज फील्ड है ओवर एनी स्फीयर, द एवरेज फील्ड ओवर एनी स्फीयर, किसी स्फीयर के ऊपर जो एवरेज फील्ड है ड्यू टू द चार्ज इनसाइड, ड्यू टू द चार्ज इनसाइड, जो उसके चार्ज इनसाइड की वजह से है, इज द सेम एज द फील्ड, इज द सेम एज द फील्ड, तो ये बिल्कुल सेम है उस फील्ड से एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली पोलराइज्ड स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर से विथ सेम टोटल डाइपोल मोमेंट, सेम टोटल डाइपोल मोमेंट। तो इसका मतलब है कि जितनी भी नाइस और जितनी भी एक्चुअल माइक्रोस्कोपिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्रेजी हो या टफ हो या मुश्किल हो, हम रिप्लेस कर सकते हैं इसको बाय नाइस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परफेक्ट डाइपोल्स। ठीक है, इफ़ ऑल वी वांट इज़ द एवरेज फील्ड। ठीक है, तो इसका मतलब है दिस मीन्स, इसका मतलब है कि जितनी मर्जी क्रेजी या टफ हो, दिस मीन्स दैट नो मैटर, ये कोई मैटर नहीं रखता हाउ क्रेजी इज दी, कि कितनी क्रेजी या टफ है, हाउ क्रेजी इज द एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन, कि एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन जितनी मर्जी टफ या क्रेजी हो, एक्चुअल माइक्रोस्कोपिक चार्ट कॉन्फ़िगरेशन, जितनी मर्जी टफ चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, वी रिप्लेस इट बाय अ नाइस स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन, we can
replace it by a nice smooth distribution। तो हम इसको एक नाइस स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन जो है ऑफ परफेक्ट डाइपोल्स उससे रिप्लेस कर सकते हैं, ऑफ परफेक्ट डाइपोल्स। इतनी मर्जी ये क्रेजी या टफ हो, इफ़ वी वांट, अगर हम में सिर्फ एवरेज फील्ड चाहिए, इफ़ वी वांट एवरेज मैक्रोस्कोपिक फील्ड, ठीक है जी। तो जितनी मर्जी टफ हो आप उसको परफेक्ट डाइपोल की डिस्ट्रीब्यूशन से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो शेप यूज़ की है, हेयर वी यूज़ द स्फेरिकल शेप। Here we use the spherical shape। तो यहाँ पर जो हमने शेप यूज़ की है वो कौन सी की है, वो हमने स्फेरिकल शेप यूज़ की है। एंड वी एवरेज ओवर, और इसके ऊपर हमने एवरेज किया है, एंड वी एवरेज ओवर, और इस शेप के ऊपर हमने एवरेज किया है। तो माइक्रोस्कोपिक फील्ड इज़ सर्टेनली इंडिपेंडेंट ऑफ द एवरेजिंग ऑफ द ज्योमेट्री ऑफ द एवरेजिंग रीजन। तो द मैक्रोस्कोपिक फील्ड इज सर्टेनली, जो माइक्रोस्कोपिक फील्ड है वो लाजमी तौर पे इंडिपेंडेंट है ऑफ द ज्योमेट्री, जो कि इंडिपेंडेंट है ज्योमेट्री ऑफ द एवरेजिंग रीजन। यानी कि जिस रीजन के ऊपर आप एवरेज कर रहे हैं उसकी ज्योमेट्री से ये इंडिपेंडेंट है। तो अब जो आपकी इक्वेशन नंबर 7 थी, ठीक है, तो द इक्वेशन, तो इसीलिए हैंस इक्वेशन 7, तो इक्वेशन 7 जो है इसको आप अप्लाई कर सकते हैं क्यूब या एलिप्सॉइड के ऊपर भी, कैन बी अप्लाइड ऑन क्यूब और एलिप्स। क्योंकि ये ज्योमेट्री से इंडिपेंडेंट होती है तो इसको आप, तो इस सूरत में हो सकता है कि आप एलिप्स या क्यूब के ऊपर इसको अप्लाई करें तो कैलकुलेशन जो है वो टफ हो जाए, लेकिन आंसर आपका जो है वो सेम रहेगा क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है ऑफ द फील्ड। यानी कि जब आप एवरेज कर रहे हैं ओवर द शेप तो फिर ये इंडिपेंडेंट ऑफ द फील्ड है। तो अब हम ज़रा ये जो सारा पढ़ा है इसको एक दफ़ा समराइज़ कर लेते हैं। बेसिकली हमने क्या किया कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक को डिस्कस कर रहे हैं। तो पहली बात तो यह है कि जो बेसिकली फील्ड होता है इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक उसको कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इनसाइड जो फील्ड है माइक्रोस्कोपिक लेवल पर डाइलेक्ट्रिक के अंदर, वहाँ पर उस फील्ड के अंदर बहुत सारे रिंकल्स और बम्प्स आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से फील्ड के अंदर बहुत सारी फ्लक्चुएशंस आ रही होती हैं। तो हम फिर इस ट्रू माइक्रोस्कोपिक फील्ड को तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, लिहाजा हम फिर क्या करते हैं कि हम इस पर्पस के लिए मैक्रोस्कोपिक जो है स्केल उसको यूज़ करते हैं। और जब हम माइक्रोस्कोपिक स्केल को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम जो माइक्रोस्कोपिक बम्प्स और रिंकल्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इनसाइड द मैटर, उनको हम
निगलेक्ट कर देते हैं और कंसंट्रेट करते हैं मैक्रोस्कोपिक फील्ड के ऊपर। तो अब मैक्रोस्कोपिक फील्ड को आप किस तरह डिफाइन करते हैं कि जो एवरेज फील्ड है रीजन्स के ऊपर जो कि लार्ज नंबर ऑफ एटम्स को कंटेन करता है और इसके अंदर जो अनइंटरेस्टिंग माइक्रोस्कोपिक फ्लक्चुएशंस हैं उनको स्मूथ ओवर कर दिया जाता है या नेगलेक्ट कर दिया जाता है जो माइक्रोस्कोपिक फील्ड की वजह से आ रही है। और ये इसमें आप ये इंश्योर करते हैं कि जो लार्ज स्केल के ऊपर वेरिएशंस आ रही हैं यानी कि मैक्रोस्कोपिक स्केल के ऊपर जो वेरिएशंस आ रही हैं फील्ड के अंदर उनको आप निगलेक्ट जो है वो नहीं करते। तो बेसिकली हमारा मकसद ये है कि अब हम मैक्रोस्कोपिक फील्ड जो है उसको इनसाइड द मैटर फाइंड करना चाहते हैं, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक फील्ड को तो आप फाइंड कर नहीं सकते, उसके अंदर जो वेरिएशंस आती हैं उनको तो कैलकुलेट करना जो है बहुत मुश्किल है। तो अब इस चीज़ को करने के लिए हमने क्या किया कि मैक्रोस्कोपिक फील्ड फाइंड किया एट पॉइंट और विद इन ए डाइलेक्ट्रिक, एक डाइलेक्ट्रिक के। तो हमने ये माइक्रोस्कोपिक फील्ड को फाइंड करने के लिए क्या किया, वी हैव कंसिडर ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। ठीक है, हमने एक स्फीयर जो है रेडियस आर का ये फिगर बना रहे हैं आप, ये इस तरह ये पॉइंट आर है, ठीक है, ये जो सेंटर पे है पॉइंट आर, इसको बोल्ड कर दें और ये इस रेडियस है स्फीयर का, इसको कह दें फिगर 1। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने अब क्या किया, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए एक डाइलेक्ट्रिक को कंसिडर किया इन द फॉर्म ऑफ ए स्फीयर। ठीक है जी। और ये जो स्फीयर है ये 1000 टाइम्स है साइज ऑफ मालिक। अब मैक्रोस्कोपिक फील्ड को आर के ऊपर फाइंड करना है जो 2 पॉइंट्स पे कंसिस्ट करता है, इसमें फील्ड इनसाइड भी है एवरेज और आउटसाइड भी है। उसके लिए हमने इक्वेशन लिखी इज इक्वल टू ई आउट प्लस ई इन। फिर हमने जो है वो एवरेज फील्ड ओवर स्फीयर फाइंड किया जो प्रोड्यूस होता है चार्ज आउटसाइड से। अब चार्ज आउटसाइड की वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस है एक्चुअली वो बिल्कुल सेम है उस फील्ड के जो प्रोड्यूस होता है एट द सेंटर ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज पोलराइज स्फीयर। ठीक है। अब ये जो हमारे पास पोटेंशियल है आउटसाइड का वो हमने लिखा कि वी आउट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आउटसाइड पी ऑफ आर प्राइम डॉट आर यूनिट वेक्टर आर के डी टॉस। अब जो डाइपोल इनसाइड द स्फीयर है वो इतने क्लोज नहीं है, तो इसलिए जब हम एवरेज करते हैं फील्ड के ऊपर तो चूँकि वो क्लोज नहीं है तो फिर हमें इन साइड उनके एवरेज फील्ड की ज़रूरत होती है। तो वो ई इन हमारे पास है 1 - 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी डाइपोल मोमेंट ओवर आर क्यूब। ठीक है जी। और जो इसके अंदर रेलेवेंट क्वांटिटी थी हमारी वो डाइपोल मोमेंट थी जो पी 4/3 पाई आर क्यूब पी पोलराइजेशन के बराबर। तो यहाँ से ई इन हमारे पास -1/3 एप्सिलॉन नॉट पी के बाद निकल आया। तो अब यहाँ पर एजम्पशन हम ये लेते हैं कि स्फीयर जो है वो इतना स्मॉल है कि पी जो है वो उसके अंदर वेरी नहीं करती, यानी कि इतना छोटा स्फीयर है कि उसके अंदर पोलराइजेशन के अंदर कोई ख़ास उसके वॉल्यूम के ऊपर जो है वो वेरिएशन नहीं आ रही। तो हमारे पास अब जो इक्वेशन नंबर 2 थी उसके अंदर जो इंटीग्रल बच जाता है वो इंटीग्रल जो पोटेंशियल का एक्चुअली वो यही बताता है कि फील्ड जो है सेंटर पर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के लिए वो किस तरह का होता है। तो अब ये जो वी ऑफ आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी आर प्राइम डॉट आर यूनिट आर स्क्वायर डी ऑफ टा है, ये इंटीग्रल है जो रन ओवर करता है पूरे वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक के ऊपर। तो इसका मतलब है कि हम इस पोटेंशियल की मदद से जो एवरेज माइक्रोस्कोपिक फील्ड है पॉइंट्स इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सारी हमारी डिस्कशन है इसका मैवर यही रहा है कि जो एवरेज फील्ड है किसी भी स्फीयर के ऊपर ड्यू टू द चार्ज इनसाइड वो सेम एज द फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। और ये आपने कैलकुलेट करके भी देख लिया है वे सेम डाइपोल मोमेंट। तो इसका मतलब है कि जितनी भी आपकी माइक्रोस्कोपिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्रेजी हो या डिफ़िकल्ट हो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं बाय नाइस स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन मैक्रोस्कोपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परफेक्ट डाइपोल से, अगर आप मैक्रोस्कोपिक एवरेज फील्ड जो है वो फाइंड करना चाहते हैं। तो हैंस इसका मतलब यह है जो माइक्रोस्कोपिक फील्ड जो है मैक्रोस्कोपिक फील्ड जो है सॉरी वो सर्टनली इंडिपेंडेंट है ज्योमेट्री ऑफ द एवरेजिंग रीजन, यानी कि जिस रीजन के, क्योंकि अभी आपने देखा आपने स्फीयर ले गए तो उसको प्रूव कर दिया।
तो अगर आप क्यूब या एलिप्स ले लें तो तब भी आपके पास सेम आंसर आएगा। हो सकता है कि कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट हो जाए, लेकिन आंसर जो है वो सेम ही आएगा। ठीक है जी, तो ये सारी मैंने आपको इसकी थ्योरी समरी जो है वो रिवाइज कर दी है। तो यहाँ पर हम अपना लेक्चर जो है उसको एंड करते हैं। फिर नेक्स्ट हम जब स्पेशल लेक्चर को डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर अब हम गाजेस लॉ फॉर डाइलेक्ट्रिक्स, गाजेस लॉ इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स जो है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।